This is my student support system. Keep watching, keep learning. प्री एक्लेम्पसिया इज एन इडियोपैथिक कंडीशन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया है ना, इडियोपैथिक कंडीशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियोपैथिक? इडियोपैथिक का मीनिंग क्या है? अब अगर हम यहाँ नहीं रुकते चले जाते तो आप लिख देते इडियोपैथिक कंडीशन है, पर उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। इडियोपैथिक कंडीशन का मतलब जिसका कॉज क्लियर ना हो, ठीक है ना। तो जब हम कॉज लिखेंगे तो उसमें तो यही हो जाएगी, कॉज तो है ही नहीं, पता ही नहीं हमें, ठीक है ना। बट जहाँ कॉज नहीं होते हैं वहाँ हम कुछ रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि ये रिस्क फैक्टर हैं जिनसे ये होने की संभावना है, बट एग्जैक्ट क्यों होता है वो नहीं पता, ठीक है। तो ये इडियोपैथिक कंडीशन है वो प्रेगनेंसी में होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन तो और कंडीशन में भी हो सकता है, बट इसमें एसोसिएटेड प्रोटीन यूरिया है, इसलिए हमने उसको पहले रखा, ठीक है। तो अगर हाइपर टेंशन हो प्रेगनेंसी में, प्रोटीन यूरिया साथ में हो, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी? प्री एक्लेम्पसिया हो जाएगी, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, हाइपरटेंशन होना है, कितना हाइपरटेंशन? अबोव 140 to 90 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। 2-3 बार उसका चेक करेंगे, यही आ रहा है या इससे ऊपर आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो भी प्री एक्लेम्पसिया में ही जाएगा, ये अगर एसोसिएटेड प्रोटीन यूरिया है तो प्रोटीन यूरिया के लिए कैसे पता लगेगा? बीपी तो आपने चेक कर लिया, प्रोटीन यूरिया के लिए हमें यूरिन एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उसको ये वाला है। दूसरी एक पॉइंट और साथ में लिखा हुआ है, प्रेजेंटिंग आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद हो। अगर पहले है तो वो प्री एक्लेम्पसिया नहीं है, ठीक है। पहले भी आपको बीपी उसका बढ़ा हुआ मिल सकता है, बट वो कंडीशन अलग होगी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर 20 हफ्ते के बाद अगर आया है, पहले नॉर्मल था, तो प्री एक्लेम्पसिया का संभावना बनेगी, ठीक है। तो ये 3 बातें इसमें मेन होती हैं। किस वेमेन के अंदर प्रीवियसली हैड नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जिसका पहले कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ नहीं था, बट अब उसने देखा कि उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है, ठीक है। ओके, क्लियर। तो डेफिनेशन में क्या आएगा? डेफिनेशन में यही 3 बातें आ जाएंगी जो हमने पढ़ी है कि प्री एक्लेम्पसिया इज डिफाइंड एज न्यू ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन। न्यू का मतलब पहले नहीं था उसको, है ना। कितना? 140 to 90 mm Hg एंड प्रोटीन यूरिया, साथ में प्रोटीन यूरिया विच अकर आफ्टर 20 वीक्स, ठीक है ना। तीनों बातें हमने इसमें डेफिनेशन में देख ली। ऑफ गस्टेशन इन प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वेमेन, जो प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव थी, ठीक है। नॉर्मोटेंसिव मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो, तो ये हमारी हो गई डेफिनेशन, ठीक है। तो प्री एक्लेम्पसिया जब भी कोई पूछे प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली 3 बातें उनको बतानी है कि एक तो हाइपरटेंशन है पर नया है, यानी पहले उसको कभी नहीं था। दूसरा आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होगा, और तीसरा प्रोटीन यूरिया भी एसोसिएटेड होगा, तो हमारा ये प्री एक्लेम्पसिया हो जाएगा। अब आता है प्री एक्लेम्पसिया होगा तो साइन सिम्टम क्या होंगे? ये साइन सिम्टम लेके वो हमारे पास आ सकती है, तब हम उसको प्री एक्लेम्पसिया के लिए चेक करेंगे। सबसे पहला तो देख लिया, ब्लड प्रेशर होगा अबोव 140 to 90, ठीक है, प्लस प्रोटीन यूरिया होगा। प्रोटीन यूरिया हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। ये लक्षण में तो नहीं आता, बट ये प्री एक्लेम्पसिया के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप लोग भूलो नहीं, है ना। नेक्स्ट एडिमा होगा, ठीक है। एडिमा वैसे भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी देखा जाता है, एंकल पे शुरू होता है तो वो नॉर्मल में भी हो सकता है, बट 20 वीक के बाद हो, प्लस वो प्रोग्रेसिव हो, धीरे धीरे एडिमा जनरलाइज होना शुरू हो जाए, तो संभावना बनेगी कि प्री एक्लेम्पसिया की लेडी है ये, है ना। अभी आप वार्ड में जब ड्यूटी करेंगे तो आपको एएनसी में या ओपीडी में ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना। वो जो जनरलाइज एडिमा होगा वो पिटिंग टाइप का हो जाएगा, पिटिंग एडिमा हो जाएगा, है ना। तो पिटिंग एडिमा का मतलब वो दबाने से जो थोड़ी देर एक खड्डा सा बन जाए, बाद में ऊपर आए, है ना, पिटिंग एडिमा हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर? प्री टीबियल सरफेस पे भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, फेस पे भी आ जाएगा, हैंड्स पे भी, एब्डोमन, सेक्रम, सब जगह उसको एडिमा मिलेगी, तो चांस हो गया कि उसको प्री एक्लेम्पसिया है, ठीक है। अब
कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। अब मैंने आपको बताया था कि जो भी इडियोपैथिक होता है उसमें कॉजेज क्लियर नहीं होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी उसकी थोड़ी सी अंडरस्टूड होती है, बट स्टिल रिस्क फैक्टर पता होते हैं कि क्या क्या होने से ये होने की संभावना रहेगी, तो उससे हम थोड़ा कम्युनिटी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी को निकाल सकते हैं। कैसे कि मैटरनल एज 20 से कम हो या 40 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, एक्सट्रीम एजेज हों। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि नॉर्मल प्रेगनेंसी करनी चाहिए 20 के बाद, और 40 से पहले पहले जो करना है कर लो, फैमिली कंप्लीट कर लो, बाद में मत करो, है ना, नहीं तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहेगी, है ना। तो हेल्थ एजुकेशन में ये चीज़ हम डाल सकते हैं। तो 20 से कम और 40 से ज़्यादा में एक रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, इसीलिए हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि परिवार में किसी को पहले प्री एक्लेम्पसिया था क्या, ठीक है ना, नानी दादी भाभी का तो खैर नहीं आता इसमें, नानी दादी का थोड़ा बहुत आ सकता है। तो प्री एक्लेम्पसिया अगर हिस्ट्री है परिवार में भी तो उसको हो सकती है। प्री एक्लेम्पसिया ऑन प्रीवियस प्रेगनेंसी, ठीक है, लास्ट प्रेगनेंसी में भी अगर प्री एक्लेम्पसिया था तो अब भी होने की संभावना रहेगी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा प्रेगनेंसी आफ्टर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या अगर जो प्रेगनेंसी थी लास्ट वाली वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, असिस्टेड थी, ठीक है ना। असिस्टेड क्या होती है ये आप डिलीवरी के टाइम पढ़ेंगे कि जिसमें फोर्सेप डिलीवरी आ गई, या वेजाइनल टीयर या प्रेशर लगाना पड़ा, सर्जरी हुई, ठीक है ना, तो ये उसका असिस्टेड हो गया, है ना। तो उन कंडीशन में भी हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है। और क्या रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी, अगर ओबेसिटी है तो भी बहुत चांस होंगे कि उसको प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज लाइक डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो भी उसको रिस्क फैक्टर माना जाएगा। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंसिव डिजीज़, अगर उसको पहले नॉर्मल लाइफ में हाइपरटेंसिव अगर लेडी है तो उसको प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और डिजीज जैसे सिस्टेमेटिक लूपस इरिथ्रोमेटस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें भी हाई रिस्क माने जाती हैं इसके लिए। इसके अलावा डेवलपिंग अ मेडिकल डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी कंडीशन आए, कौन कौन सी, जैसे ये वाली है ना, वीनस थ्रोम्बोटिक डिजीज सच एज एंटीफॉस्फोलाइड सिंड्रोम, या गस्टेशनल डायबिटीज़ या गस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो ये ऐसी डिजीज है जो पहले नहीं थी बट प्रेगनेंसी के दौरान आ जाती हैं, तो फिर ये मान के चलते हैं कि ये हाई रिस्क है प्री एक्लेम्पसिया के लिए, ठीक है। तो इतनी सारी हमारे पास लंबी लिस्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी चांस माने जाते हैं, ठीक है ना, बस बहुत बड़ा हाई रिस्क नहीं है। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी माने जाते हैं। डेवलपिंग इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यदि कोई इन्फेक्शन हो गया हो प्रेगनेंसी के दौरान तो भी हो सकता है। और हाइड्रोपिक डीजेनरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है ना, इस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये मेडिकल कंडीशन है जिनमें प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी आपके पास लिस्ट है, जितना याद रहे उतना एग्जाम में लिख सकते हैं, है ना। अब आता है हमारे पास डायग्नोस्टिक, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी हाइपरटेंसिव वाली है तो कंफर्म कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे, है ना। तो डॉक्टर भेजेंगे, क्या क्या भेज सकते हैं, सबसे पहले यूरिन एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन, ठीक है। अब यूरिन एग्जामिनेशन फॉर प्रोटीन है प्री एक्लेम्पसिया के लिए, तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि छोटी सी बोतल में दे के भेज दिया, ठीक है ना। इन पेशेंट्स का यूरिन सैंपल 24 आवर का जाता है, ठीक है, ये याद रखना। आपको बड़ा एक डिब्बा मिलेगा उनके पास, पूरे 24 घंटे का यूरिन उसमें कलेक्ट होता है ना, एक बड़ा डिब्बे में। तो यूरिन सैंपल 24 आवर यूरिन कलेक्शन टू आइडेंटिफाई द प्रोटीन यूरिया जो 300 मिलीग्राम से ऊपर है, एंड डिटरमाइन द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन, ठीक है ना। तो वो वाला पूरा जो डिब्बा भर के ये जाता है, ये मैंने देखा हुआ है जब वार्ड में हम लोग काम करते थे ना, तो पूरा डिब्बा भर के यूरिन सैंपल जाता था, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, प्री एक्लेम्पसिया में भी और एक्लेम्पसिया में भी, है ना। इसके अलावा क्या करा सकते हैं, नॉर्मल CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना ही करवाना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे इसमें, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना रहेगी। लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना है ताकि बच्चे का पता लगे कि सही डेवलप कर रहा है। और डोपलर कराएंगे, डोपलर वेलिकोमेट्री होती है जिसमें हमें पता लगता है कि जो फीटस का ब्लड सर्कुलेशन है
वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हम नॉर्मली इसमें करवाते हैं। ठीक है, सब कुछ हो गया, तब देखना है कि अब मैनेजमेंट कैसे करें। तो नॉर्मली कोशिश की जाती है कि अगर पता लग गया टाइमली तो ट्रीटमेंट शुरू कर दो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गायनेकोलॉजिस्ट लिखेंगी तो वो टाइम से लेनी है। एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा पेशेंट को ये बताना है कि मेडिसिन तो दे रहे हैं, बट अगर साइन सिम्टम बढ़ने लगे, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको फील हो कि ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम परसिस्ट है, तो तुरंत एडमिशन करना, ठीक है ना। तो फिर हम एडमिट करके ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इन सीवियर केस हॉस्पिटल एडमिशन में भी रिक्वायर्ड विथ आईवी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ठीक है ना। तो उसमें फिर एंटी जो ड्रग्स हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में दिए जाते हैं। इसके अलावा कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट प्रोफाइलैक्सिस की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। MgSO4 वैसे तो एक्लेम्पशिया में देते हैं, बट कई बार डॉक्टर्स प्री एक्लेम्प्टिक में भी प्रोफाइलैक्सिस के रूप में दे देते हैं ना, वो मेडिसिन चल सकती है। तो एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर आपको वो देनी है। एक्सपीडिएट द बर्थ ऑफ द बेबी एंड प्लेसेंटा, कोशिश करेंगे कि डिलीवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। तो प्रेगनेंसी तो हम कंटिन्यू करवाएंगे, बट डिलीवरी जल्दी की कोशिश करेंगे, है ना। कितना जल्दी, इसके लिए एक क्राइटेरिया बना हुआ है, ठीक है ना। इंडक्शन ऑफ लेबर विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑब्स्टेट्रिशियन, वो उसकी कंडीशन देखेंगे, उसके हिसाब से नॉर्मली इट इज़ लाइकली टू बी एट 37 वीक्स, है ना। 37 वीक पूरे हो गए तो करवा लेते हैं ना। कब, जब माइल्ड एक्लेम्पशिया है। तो अगर मॉडरेट एक्लेम्पशिया है, प्री एक्लेम्पशिया है सॉरी, तो हम उसको 34 to 36 वीक में डिलीवरी करवाने की सलाह देते हैं। और यदि सीवियर है तो 34 से पहले भी करवा लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा और अर्ली कब, कभी कभी बर्थ शुड बी अर्लियर इन द इवेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और फीटल एंड एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशंस। यदि और कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो पहले भी कर सकते हैं, बट उस केस में सीजेरियन करना पड़ेगा, है ना। 34 से ऊपर है तो नॉर्मल के लिए कोशिश करेंगे इंडक्शन करके, अदरवाइज CS कर लेंगे, ठीक है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिशन के बाद शुरू होगा। तो नर्सिंग जो सबसे पहले असेसमेंट करेंगे, तो आते ही उसको चेक करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री से हमें पता लग जाएगा कि फैमिली में अगर प्री एक्लेम्पशिया है तो चांस है ही वही होगा, है ना। इसके अलावा BP मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंट चलेगी एज पर ऑर्डर। कई बार डॉक्टर कहते हैं आवरली करो, कई बार 2 आवरली भी कर सकते हैं ना। नॉर्मल माइल्ड में 4 आवरली भी, वैसे वार्ड में तो हम सुबह शाम ही करते हैं, बट इस केस में हमें एटलीस्ट 4 आवरली तो करना ही पड़ता है ना, बट मोर फ्रीक्वेंट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट एंड रिफ्लेक्सेस, तो इनटेक आउटपुट पूरा मेंटेन रखना है, चेक कर रिकॉर्ड करना है। फीटल हार्ट साउंड भी कंटिन्यू मॉनिटर करनी है कि कहीं फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा है ना। इसके अलावा शुड एडमिनिस्टर द ड्रग्स एज प्रेस्क्राइब्ड ऑन टाइम। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो टाइम से देनी है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस ओरल और IV, ठीक है ना। अगर IV चल रहा है तो IV चलेगा, अगर ओरल मेंटेन कर रहे हैं तो ओरल से देंगे, है ना, एज पर ऑर्डर, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर सीजर्स, अब सीजर्स के लिए ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो प्री एक्लेम्प्टिक है वो कब एक्लेम्पशिया में चली जाए पता नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेशन इनका मस्ट है ना। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली को भी और जो लेडी है उसको भी। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड फैमिली रिलेटेड टू डिजीज़, कि ये डिजीज़ क्या होती है, इवन एक्लेम्पशिया के बारे में बता देंगे, क्योंकि इससे के बाद नेक्स्ट वही स्टेज है ना। वार्निंग साइन क्या होंगे वो बता देंगे। डाइट बताएंगे कि लो साल्ट डाइट रहनी चाहिए, ये सब के लिए आपको पता ही है। जो भी हाइपरटेंसिव हैं उनके लिए साल्ट लो रहेगी, बट प्रोटीन एडिक्वेट रहेगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो निकल रहा है, तो प्रोटीन हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर ANC चेकअप, ये भी उसको हेल्थ एजुकेशन में बता देंगे। ओके, थैंक यू। My student support system. Keep watching, keep learning.